बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान रह गया था। वो मेरे सामने बैठी सज्जाद भाई से कह रही थी कि लड़की वाले मान गए हैं, बस मैं हफ्ता 10 दिन में तुम्हारी बीवी पे आकर घर ले आऊंगी। ये ना हो कि खानदान से कोई तुम्हारी बीमारी लड़की वालों को बता दे तो मसला हो जाएगा। भाई बहुत खुश था। उसने उठकर अम्मी का माथा चूमा और बोला, मुझे आपसे ऐसी तेजी की उम्मीद थी। अम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, तुम इस घर के कमाऊ बेटे हो, तुम्हारे लिए तो कुछ ना कुछ करना ही था ना। तुम कौन सा फैसल की तरह घर में पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। अम्मी ने आखिरी बात मेरी तरफ देखकर हंसकर कहा था। उनके लहजे में किसी किस्म का कोई तंज नहीं था। वो अक्सर मेरे साथ ऐसा मजाक करती रहती थी और मुझसे कहती थी कि तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके घर की जिम्मेदारी में अपने भाई का हाथ बटाओ। अम्मी और भाई हंस रहे थे मगर मैं मुस्कुरा भी न सका था। जैसे ही भाई घर से निकला मैं झट से अपनी जगह से उठा और अम्मी के पास जाकर बैठ गया था। मैं बोला, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? भाई की शादी? मगर किससे? अम्मी ने एक तस्वीर उठाकर मेरे सामने लहरा दी थी। वो कहने लगी, मैं अपने बेटे के लिए हूर ढूंढ कर लाई हूं। मैंने जब तस्वीर देखी तो दंग रह गया था। वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी और थी भी कम उम्र। उसके चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत थी। मैं बोला, अम्मी आपको इल्म है ना, भाई को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। वो सारी सारी रात सो नहीं सकते। उनके कमरे से रात भर चीखने की आवाजें आती रहती हैं। उनकी दीवानगी कभी कभार इस कदर बढ़ जाती है कि वो खुद को भी अजियत देने से बाज नहीं रहते। ऐसे में आप कैसे उनके लिए रिश्ता ढूंढ कर ला सकती हैं? आपको हो क्या गया है? अम्मी के चेहरे पर गम के बादल छा गए थे। वो कहने लगी, फैसल मैं हर चीज से वाकिफ हूं, मगर तुम भी तो ये सोचो ना कि मैंने अपने बेटे के इलाज में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं की। यहां तक कि मैंने अपने सोने के जेवरात भी बेच दिए। नतीजा क्या मिला? डॉक्टर्स ने कह दिया कि सज्जाद को उम्र भर दवाइयां खानी पड़ेंगी और अक्सर ऐसा भी हुआ करेगा कि उसकी दीवानगी दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं होगी। सज्जाद की बीमारी डॉक्टरी इलाज से तो ठीक होने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक और हल निकाला है। मोहल्ले की एक औरत बता रही थी कि जिस मर्द की दीवानगी खत्म ना हो रही हो उसके लिए बीवी ले आओ, मर्द कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगा। और ये भी तो तुम देखो कि सज्जाद अपनी बीवी को भूखा नहीं मरने देगा। वो अपना कमाता है। अगर वो दीवाना ही होता तो काम पर कैसे जाता? उसको तो कोई और ही मसला है जो उसकी बीवी ही दूर कर देगी। मैंने अपना माथा पीट लिया था। मैं बोला, अम्मी आप मोहल्ले की गवार औरतों की बातों में मत आएं। भाई शादी के बाद भी ठीक होने वाला नहीं है। आप इस लड़के की तस्वीर को तो देखें, कितनी हसीन है ये। इसके चेहरे पर किस कदर मासूमियत है। आप इसके साथ इस कदर जुल्म मत करें। अपने पागल बेटे के लिए इसकी जिंदगी तबाह मत करें। मेरी बात सुनकर अम्मी को गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी, फैसल तुम अपने भाई पर एक गैर लड़की को फौकियत दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मुझे तो लग रहा है कि तुम खुद इस लड़की पर फिदा हो गए हो और इससे शादी करना चाहते हो। मैं बोला, अम्मी खुदा को माने, कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा आप मुझे ये बताएं, अगर भाई ने इस लड़की को कोई नुकसान पहुंचा दिया या खुदा ना खास्ता इसकी जान ले ली तो आप क्या करेंगी? अम्मी कहने लगी, तो मैं अपने सज्जाद के लिए दूसरी लड़की ब्याह लाऊंगी। अम्मी की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ था। उनको क्या हो गया था? वो इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती थी? उन्होंने ये बात कैसे कर दी थी? खैर अम्मी तो भाई की शादी की तैयारियों में मसरूफ हो चुकी थी, जबकि मैं अपनी होने वाली भाभी के मुस्तकबिल को सोच सोच कर परेशान होता रहता था। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन बारात जाना थी। अम्मी से बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं था। वो तो अपनी ठान कर बैठी हुई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई को कहता हूँ, शायद उन्हें मेरी बात की बारीकी समझ आ जाए। मैं भाई का हाथ पकड़कर उन्हें छत पर ले गया था। भाई कहने लगा, क्या बात है फैसल, कोई ज़रूरी बात है? मैंने भाई का हाथ पकड़ लिया और बोला, भाई आपने मेरी बात तहम्मुल से सुननी है। मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि आप शादी के काबिल हैं? मेरी बात सुनकर भाई के माथे पर बल उभरे थे। वो कहने लगा, क्यों? तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें मैं नामर्द लगता हूँ? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। दरअसल मैं चाहता हूँ कि पहले आपका इलाज हो जाता, आप मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाते तो आपकी शादी हो जाती। भाई कहने लगा, फैसल आज मेरी शादी का दिन है, मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। मगर ध्यान रखना, आज के बाद मेरे सामने ऐसी कोई भी बात मत करना। यह ना हो कि मैं लिहाज मुरव्वत भूल जाऊँ। मैं भाई का गुस्सा देखकर चुप कर गया था। रस्म दुनिया थी
तो इसीलिए मुझे अपने भाई की बारात के साथ जाना पड़ा था। वैसे तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब करने का हिस्सा बनूं। हम बारात लेकर गए तो हमारा बड़ा पुरजोश इस्तकबाल हुआ था और फिर महज 2 घंटे में ही हम मोम की गुड़िया को ब्याह कर ले आए थे। मेरी भाभी बहुत नाजुक सी और कमज़ोर सी लड़की थी। वो स्टेज पर बैठी शर्मा रही थी, जबकि मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि मेरी भाभी भाई का एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भाभी को उनके कमरे में बिठा दिया गया था। भाई भी अपने कमरे में चले गए तो मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गया था और बोला, अम्मी, अगर भाई पर हैजान तारी हो गया तो भाभी को उनके कमरे से ले आइएगा, क्योंकि सुबह वलीमा है। भाभी तो सबको बता देंगी कि मेरा शौहर दीवाना है। अम्मी ने सर हिला दिया और बोली, तू फिक्र ना कर, मैं देख लूंगी। अम्मी की बात सुनकर मैं उनके कमरे से बाहर आ गया था। मैं अपने कमरे में गया ताकि थोड़ा सा सो सकूं, मगर नींद नहीं आई तो बाहर सहन में आ गया था। मैं वॉक करने लगा था। दरअसल मैं ऐसी इंतज़ार में था कि अगर भाई की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आएगी तो मैं भाभी की जान खुलासी करवा दूंगा। सारी रात यूं ही गुजर गई थी। भाई के कमरे में बड़ा सुकून सा था, इसीलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने कमरे में आ गया था। ये बात मेरे और अल्लाह के दरमियान की थी कि मैं सारी रात भाई के कमरे का पहरा देता रहा था। अगर मैं किसी और को कुछ बताता तो लोग 100 तरह की बातें करते मेरे बारे में, मगर मुझे किसी की कोई परवाह थी ही नहीं। मैं तो शुरू से ही लोगों की मदद करने का आदी था। अपने गली मोहल्ले में मेरी बड़ी नेक नामी थी। अगर किसी को भी मदद की ज़रूरत होती थी तो लोग सबसे पहले मेरा नाम ही लेते थे। फिर चाहे अगर किसी बुज़ुर्ग को मेडिकल स्टोर से दवा मंगवानी हो या फिर किसी बच्चे को दुकान से कुछ दिलाना होता, मोहल्ले की आंटियाँ भी सब्ज़ी वगैरह मंगवाने के लिए मुझे ही पुकारती थी। मैं सबके काम आता था और इस तरह मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल जाता था। भला ऐसी ज़िंदगी किसी ने क्या करनी जो किसी के काम ही ना आ सके। खैर, सुबह हुई तो घर में चहल पहल होने लगी थी। वलीमे पर जाने के लिए सभी तैयारियों में मसरूफ़ थे। मेरी भी आंख शोर शराबे से खुल गई थी। मैं कमरे से बाहर निकला तो सबसे पहले मैं अम्मी के पास ही गया था। मैं बोला, अम्मी, भाभी कहाँ है? अम्मी ने मेरा माथा चूमा था। वो कहने लगी, मेरे बच्चे, तू क्यों इतनी फिक्र करता है? मैं ना कहती थी कि तुम्हारे भाई की सारी बीमारी शादी के बाद रुखसत हो जाएगी। ऐसा ही हुआ है। तेरी भाभी तो बड़ी खुश थी और भाई भी। मैं अम्मी की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया था और बोला, चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी काम में मसरूफ़ हो गया था। तब अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, फैसल, अपनी भाभी को पार्लर तक ले जाओगे? मैं बोला, जी अम्मी, मैं ले जाता हूँ। मैंने गाड़ी निकाली और भाभी को पार्लर ले गया था। रास्ते में मैंने उनके चेहरे को जांचने की कोशिश की थी। वो पुरसुकूनी लग रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत की और बोला, भाभी, आपको मेरे भैया कैसे लगे? भाभी ने मेरी जानिब मुस्कुरा कर देखा और बोली, वो बहुत अच्छे हैं, बल्कि आप सभी बहुत अच्छे हो। मैंने महसूस किया है कि यह आंटी की तरबियत ही है जो आप दोनों बेटों की रगों में दौड़ रही है। भाभी का अच्छा जवाब सुनकर मुझे सुकून मिल गया था। मैं भाभी को छोड़कर वापस आ गया था। फिर 2 घंटे के बाद जब उनका मेकअप हो गया तो भाई उन्हें वापस घर ले आए थे। फिर हम सब मिलकर होटल गए थे। होटल में मैंने महसूस किया था कि भाई की तबीयत कुछ बिगड़ रही है। उन्हें बार बार पसीना आ रहा है। उनकी हालत बिल्कुल वैसे हो रही थी जैसे दौरा पड़ने से पहले होती थी। मैं बड़ा घबरा गया था। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई तमाशा लगे, इसीलिए मैंने वलीमे का फंक्शन ख़त्म करवाया और सबको घर वापस ले गया था। अम्मी का मूड ऑफ हो गया था। वो कहने लगी, तुम कब से इतने बड़े हो गए कि मेरी इजाज़त के बगैर तुमने वलीमे का फंक्शन ख़त्म करवा दिया? मैं बोला, अम्मी, भाई की तबीयत बिगड़ने लगी थी। घर आकर उन्हें दौरा पड़ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर सबके सामने वो चीखने लगते तो सोचें हम लोगों को क्या वजाहतें देते। मेरी अम्मी मेरी बात सुनकर परेशान हो गई थी। कहने लगी, बहू को आए दिन ही कितने हुए, अगर उसे दौरा पड़ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी उसकी बीवी को? मैं बोला, अम्मी, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि आपने क्या जवाब देना है और क्या नहीं। बस भाई का ख्याल रखिएगा, कहीं वो भाभी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, नहीं तो सारी उम्र जेल में भुगतते रह जाएंगे। अम्मी मजीद परेशान हो गई थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया था। मुझे अम्मी पर भी बड़ा गुस्सा आ रहा था कि उन्हें इल्म भी था कि उनका बेटा ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। अपने बेटे की खुशियों के लिए किसी दूसरी लड़की की खुशियों को कत्ल कर दिया था। मैंने अपना लिबास तब्दील किया और कमरे में खिड़की के पास आकर बैठ गया था, मगर फिर भी सुकून ना आया। तो मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर टहलने लगा था। मुझे भाभी को हर हाल में भाई से बचाना था। भाई पर जब भी हैजान तारी होता था तो फिर वो किसी को नहीं देखते थे।
एक बार तो उन्होंने अम्मी के मुंह पर भी थप्पड़ मार दिया था। भाई का इसमें कसूर भी नहीं था, क्योंकि वो तो खुद उस लम्हे अकल से पैदल होते थे। खैर, सारी रात यूं ही गुजर गई थी, मगर भाई के कमरे से कोई मारपीट की आवाज़ नहीं आई थी, बल्कि उन दोनों की गुफ्तगू की आवाज़ें आ रही थी। बहुत हल्की आवाज़ में सरगोशियाँ थीं, जिनको मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे ओके का सिग्नल मिल गया था, तो मैं वापस कमरे में आ गया था। सुबह जब मैं नाश्ता करने किचन में गया, तो अम्मी ने मुझे कान से पकड़ लिया था। वो कहने लगी, तुमने मुझसे कहा था कि भाई को दौरा पड़ने वाला है, इसीलिए मैंने वलीमा ख़त्म करवा दिया। अब तुम बताओ मुझे, कौन सा दौरा पड़ा उसे? अम्मी बेतहाशा गुस्से में लग रही थी। उनका गुस्सा कम करने के लिए मैं बोला, अम्मी, लगता है आपकी बात सच साबित हो गई है। भाई अब ठीक हो गए हैं। जब से दुल्हन उनकी ज़िंदगी में आई है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हैं। ये बात सुनकर अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगी, फैसल, अब देखना, हमारे घर में खुशियों का दौर दौरा होगा। तुम अपनी पढ़ाई से फारिग हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढ कर ले आऊंगी। मैं मुस्कुरा दिया था। अब मुझे भी भाई की तरफ से इत्मीनान हो गया था। उनकी ज़ात में बड़ा ठहराव आ गया था। मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, मगर महज 4 दिनों के बाद ही एक रात भाभी मेरे कमरे में दाखिल हो गई थी। उन्होंने मुझे झिंझोड़ कर उठा डाला था और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा था। भाभी को अपने रूबरू देखकर मैं परेशान हो गया था। घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं बोला, भाभी, क्या बात है, आप अचानक यहाँ पर? तो वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, खुदारा मुझे अपने भाई से बचा लो, उसे दौरा पड़ा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो गया था। मैं बोला, भाभी आप फिक्र न करें, मैं अभी अम्मी को बुला कर लाता हूँ, आप उनके सामने ये बात करें। लेकिन भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं नहीं, तुम किसी को मत बुलाओ, बस आज रात मुझे अपने कमरे में ठहरने दो। मैं बोला, भाभी ये मुमकिन नहीं है, आप मेरे कमरे में नहीं रह सकती। हम दोनों अभी ऊंची ऊंची आवाज़ में ही बोल रहे थे कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और अम्मी कमरे में आ गई। भाभी ने जब अम्मी को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और अम्मी के गले लग गई। कहने लगी, आंटी, इसने मेरे साथ ज्यादती की है। मैं तो बस इतना ही कहने आई थी कि तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं लग रही, मगर इसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने इसकी मिन्नतें की कि मुझे जाने दो, मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी। ये सब सुनकर तो मेरा दिमाग भग से उड़ गया था। मैं बोला, भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, और खुदा का खौफ करें, मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन भाभी ने अपनी बात पर जोर दिया और कहा, इसने मेरे साथ ऐसा किया है। अब तक तो हमारे शोर के बाइस जो चंद मेहमान हमारे घर में रह गए थे, अपने अपने कमरों से निकलकर मेरे कमरे में ही आ गए थे। मेरी ज़ात का तमाशा बन चुका था और भाभी इस कदर रो रही थी कि सब ने ही उनकी बात पर यकीन किया और मेरी बात किसी ने ना मानी। अम्मी ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था और कहने लगी, जब से तुमने अपनी भाभी की तस्वीर देखी है, तुम इसके लिए पागल ही हुए जा रहे हो। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम पढ़ लिख लो, तुम्हारे लिए भी बीवी ले आऊंगी, लेकिन तुम जानवरों से भी बदतर निकले, जो अपनी भाभी पर नजर रखकर बैठे हुए थे। मैं बोला, अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी झूठ कह रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। अम्मी कहने लगी, मुझे ये बताओ, आज तक किस औरत ने इस तरह की झूठी बात की है? जाहिर है तुमने ही कुछ किया है, तो इसने कहा है ना, नहीं तो इस बेचारी को क्या शौक पड़ा था, अपनी इज्जत का तमाशा बनाती। अम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया था। अब मैं सड़क पर आ गया था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से मेरे ही घर से निकाल दिया जाएगा। मेरे फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे और इन पेपरों के बाद मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन अम्मी ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। तो मेरा मुस्तकबिल ही तारीक हो गया था, क्योंकि मेरा शनाख्ती कार्ड, मेरी रोल नंबर स्लिप और दीगर ज़रूरी चीज़ें जो पेपर देने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो घर में ही पड़ी रह गई थी। मैं अपने एक दोस्त के घर चला गया था। मैंने आंटी को सारी सूरत हाल बताई तो वो कहने लगी, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे घर से जाकर तुम्हारी चीज़ें ले आऊँगी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था। मैं बोला, आप मेरे घर मत जाइएगा, मैंने अब मुस्तकबिल बनाकर करना भी क्या है, मुझ पर तो इतना घिनौना इल्ज़ाम लग गया। और सबसे दुख और तकलीफ़ की बात तो यह है कि मेरी माँ ने भी इस पर यकीन कर लिया। मुझे अब अपना मुस्तकबिल नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही अंधेरों में ज़िंदगी गुजार दूंगा। आंटी ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैंने उनकी एक बात ना सुनी। आखिर ये हुआ कि मेरे एग्ज़ाम्स गुजर गए थे। मैं हर वक्त गुस्से में रहता था और चिड़चिड़ा हो गया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया था। मैं तो बहुत ही अच्छी नौकरी की तलाश में था। मुझे लगा था कि मेरे पेपर्स हो जाएंगे तो मुझे ज़बरदस्त किस्म की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेरे सपने तबाह हो गए थे। मैं ये सोच सोच कर हैरान होता रहता था कि आखिर भाभी ने मेरे साथ
किस किस्म की दुश्मनी निभाई है, उसको हो क्या गया है, उसने मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ आखिर कैसे बोल दिया। उसके दिमाग में आखिर ऐसा क्या समाया था कि उसने अपने खैरखा पर ही इल्ज़ाम लगा दिया था। खैर, अब तो जो होना था हो गया था। मैं बुरा नहीं था, लेकिन मुझे बुरा बना दिया गया था। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं अपनी भाभी से बदला लेकर रहूँगा, और उस बदले के लिए मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं रात के पिछले पहर भाभी के कमरे में जाऊंगा और फिर भाई को उनकी असलियत के बारे में बताऊंगा और उनसे कहूंगा कि देख लें, आपकी बीवी ने मेरे साथ ये सब किया है। भाई यकीनन मेरी बात पर यकीन कर लेते और अपनी बीवी को सख्त सज़ा देते। मैं यही सोचकर अपने घर गया था। रात के 2:30 बज चुके थे। मैं घर की हर खिड़की हर दरवाजे से वाकिफ था और मुझे इल्म था कि भाई के कमरे की एक खिड़की बाहर की जानिब भी खुलती है, जो कि अक्सर कुंडी के बगैर ही बंद होती थी, क्योंकि भाई खिड़कियों को कुंडी नहीं लगाया करते थे। उनको वहशत होती थी। आज रात मैंने अंदर जाने का फैसला किया था। मैंने खिड़की को थोड़ा सा धकेला तो वो पूरी खुलती चली गई थी और मैं उस खिड़की के अंदर देखकर तो दंग ही रह गया था। मेरा भाई बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ सो रहा था, जबकि मेरी भाभी एक गैर मर्द की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और बातें कर रही थी। ये मंजर देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। भाभी ने जब मुझे देखा तो वो जल्दी से उठ बैठी थी और उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लगी और कहा कि तुम फिर से मेरे कमरे में आ गए। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं है? तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे, जो रात गए इस वक्त मेरे कमरे में आए हो? मासूम सी नजर आने वाली लड़की बड़ी तेज थी और अपने गुनाह पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे इस बात का डर नहीं था कि मैंने उसे उस लड़के के साथ देख लिया है। वो मुझे ही बातें सुनाने लगी थी। इससे पहले कि वो लड़का कमरे से भाग जाता, मैंने उसको गर्दन से दबोच लिया था। मैंने जल्दी से अम्मी के नंबर पर फ़ोन किया था। मेरी कॉल दूसरी ही बेल पर अटेंड कर ली गई थी। जाहिर सी बात थी, रात के इस पहर फ़ोन करता तो उन्हें परेशानी तो होती। आखिर बेटा फ़ोन क्यों कर रहा है? मैं बोला, अम्मी जल्दी से भाई के कमरे में आए। अम्मी तो नंगे पाँव ही दौड़कर भाई के कमरे में आ गई थी। अम्मी मुझे और उस लड़के को देखकर हैरान रह गई थी। ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझाओ। तो मैं बोला, अम्मी, मैंने सोचा था कि मैं भाई को भाभी के सारे करतूत बता दूंगा कि उन्होंने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। इसीलिए मैं रात के इस पहर पिछली खिड़की से आया, क्योंकि मैं आपसे नाराज़ था और आपका सामना नहीं करना चाहता था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो भाभी को इस लड़के के साथ देखा, जबकि भाई तो गहरी नींद सो रहा है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भाई अभी तक उठा भी नहीं था। अम्मी दौड़कर भाई की तरफ गई और कहने लगी, उठो मेरा बेटा, उठो, तुम क्यों नहीं उठ रहे? लेकिन भाई के वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत नहीं हुई थी। अम्मी ने पूरा जग भाई के मुंह पर उंडेल दिया था, लेकिन भाई अभी तक सो रहे थे। मैंने खौफजदा होकर उनकी नब्ज टटोली तो वो अभी चल रही थी। मैं भाभी पर चिल्लाया था और बोला, तुम दोनों ने मेरे भाई को क्या किया है? तो वो लड़का कहने लगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है इसी ने किया है। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो मैं बोला, नहीं नहीं, तुम्हें कैसे जाने दो? तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। तुम रात के इस पहर हमारे घर में दाखिल हुए कैसे? तो वो लड़का झट से कहने लगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, आपकी भाभी मेरे पीछे पड़ी हुई थी। दिन में कई कई बार मुझे कॉल करती थी कि आज रात तुमने लाजमी मेरे घर आना है, मैं अपने शौहर को नींद की दवा दे दूंगी, इसी ने बुलाया है मुझे, सारा कसूर इसी का है, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। ये बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गया था, जबकि वो मुझे चकमा दे गया था। उसने अचानक से मेरा हाथ झटका, मैं संभल भी नहीं पाया था और फिर वो लड़का खिड़की के रास्ते ही भागकर बाहर निकल गया था। पहले मैंने भी उसके पीछे भागने की कोशिश की तो अम्मी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया था। अम्मी कहने लगी, लड़का कसूरवार नहीं है, कसूरवार तुम्हारी ये भाभी है जो लड़के को कमरे में बुलाती थी। तुम अपने भाई को जगाओ ताकि ये अपनी बीवी से तफ्तीश करे, ये सब कुछ यहाँ हो क्या रहा है। इतनी देर में मेरा भाई भी उठ बैठा था। मैं बोला, भाई आप इतनी गहरी नींद क्यों सो रहे थे? भाई मुझे और अम्मी को अपने कमरे में देखकर परेशान हो गया था। वो कहने लगा, क्या हुआ है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो अम्मी कहने लगी, तेरे फजल भाई ने तेरी बीवी को अपने यार के साथ पकड़ा है, इससे पूछो। भाई के चेहरे पर गुस्सा धर आया था। वो उठकर खड़े हो गए थे और उन्होंने भाभी को बालों से पकड़ लिया था और बोले, मुझे बताओ कि मेरे कमरे में क्या हो रहा था। भाभी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो कहने लगी, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती थी वो भी हमारी गली का ही था। मैंने उससे बड़ी बार कहा कि मेरा रिश्ता ले आओ, तो वो कहता था कि मेरी अम्मी रिश्ता लाने पर अज़मत नहीं होती, क्योंकि मैं कामकाज नहीं करता और मैं बेरोज़गार हूँ। ऐसे में मेरा रिश्ता आपके घर से आ गया था। अम्मी ने मुझे बताया था
कि सज्जाद एक अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता है और फिर उनके घर में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। यही बात मैंने अपने प्यार उवैस को बताई तो वो कहने लगा कि तुम उससे शादी कर लो, क्योंकि मुझे तो अभी सेटल होने में बहुत अरसा लग जाएगा। मुझे इल्म है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें ज़्यादा अरसा घर में नहीं बिठा पाएंगे, इसीलिए तुम उवैस के साथ शादी करो और फिर हम शादी के बाद भी मिलते रहा करेंगे। तुम्हारा खर्चा पानी तुम्हारा शौहर उठाएगा और उसके पैसों पर तुम ऐश करोगी, जबकि मोहब्बत तुम मेरी ही रहोगी। मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। मुझे उवैस का ये प्लान बहुत अच्छा लगा था और बाद में ये भी पता चल गया था कि मेरे होने वाले शौहर को दौरे पड़ते हैं और वो दीवाना है। तो मैंने सोचा कि एक दीवाना मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैं शादी करके अपने मज़े करती हूँ और फिर मैं अपने दोस्त को घर पे बुला लिया करूँगी। मुझे उवैस ने ही नींद की गोलियाँ ला कर दी थी। फिर वो कहने लगा कि हर रात एक गोली अपने शौहर को पानी में घोल कर पिला दिया करना, वो सो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। मैंने कहा कि ठीक है और मैंने ऐसा ही किया। मैं शादी की पहली रात से लेकर अब तक अपने शौहर को नींद की गोलियां देती रही। पहली चंद रातें मैं अपने शौहर को गोली देती थी तो वो आराम से सो जाता था, लेकिन फिर भी उवैस को घर में बुला नहीं पाती थी, क्योंकि फैसल तो पूरी पूरी रात घर में फिरता रहता था। मेरे कमरे के दरवाजे के सामने तुम चहलकदमी करते रहते थे और तुम्हारी वजह से मेरा उवैस मुझसे दूर था। इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तुम्हें घर से निकालना होगा। फिर मैंने एक प्लान बनाया था। रात को मैं तुम्हारे कमरे में आ गई और इल्ज़ाम लगा दिया तुम पर कि तुमने मेरे साथ ज्यादती की है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर से निकलवाने में कामयाब हो चुकी थी। अम्मी तो तुम लोगों की बूढ़ी है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेती। इसीलिए रात को मैं सज्जाद को नींद की गोलियां दे देती और वो सो जाते तो मैं अब उवैस को बुला लेती थी। ये सब बातें सुनकर तो मैं तंग रह गया था, जबकि भाई भी परेशान थे। वो कहने लगा, जब से मेरी शादी हुई है मैं हर रात बहुत जल्दी सोने लगा था। मुझे तो इल्म भी नहीं था कि इस सब के पीछे नींद की गोलियां हैं। हर सुबह मेरी बीवी उठकर मुझसे कहती थी कि आप तो पूरी पूरी रात सोए रहते हैं। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी एक ऐसे मर्द से होगी जिसकी नींद ही पूरी नहीं होगी। मुझे तो आपकी ज़रूरत है। मेरी बीवी ऐसी बातें करती तो मैं इससे दब जाता था और मैं हर वक्त इसके आगे पीछे फिरता रहता था कि ये मेरी कमज़ोरी किसी और को ना बता दे। अब पता चला ये सब कुछ इसी का किया धरा है। मेरे भाई ने खड़े खड़े ही भाभी को तलाक दे दी थी, जबकि अम्मी ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी कि मैंने पढ़ाई लड़की पर भरोसा किया और अपनी सगी औलाद पर भरोसा न कर सकी। मैंने अम्मी को माफ़ कर दिया था। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम दोबारा घर आ जाओ, तो मैं घर में रहने लगा था। अम्मी ने भी वादा किया था कि अब जब तक सज्जाद मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाएगा मैं इसकी दोबारा शादी नहीं करवाऊंगी। मेरी भाभी शक्ल की बहुत मासूम थी, मगर उसके करतूत बहुत बुरे थे। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। खैर, भाभी हमारे घर से चली गई और हमें एक बड़ा सबक दे गई थी कि लोग वैसे नहीं होते जैसे नजर आते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।